Hello students, this is sixth lecture related to Bohr's model, and first I would like to recommend you all to go through the previous lectures before going through this lecture. Now in this lecture, first of all I would like to discuss this electromagnetic spectrum. You can see this figure 2.7. In this figure 2.7, before discussing any figure, first we should have a look on the footnote of the figure. तो अगर इस फिगर के फुटनोट को देखें तो ए और बी, यहाँ पे दो फिगर्स हैं, आप देख सकते हैं ए एंड बी. ए फिगर बताता है द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि वेव कैरेक्टर जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. किसी भी वेव के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, ये सारे होते हैं. तो अब हमें ये बात बहुत क्लियर है कि अलग अलग वेवलेंथ की वेव्स हो सकती हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स हो सकती हैं. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं इनकी भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है. हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही, यानी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मगर इनकी भी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, वेवलेंथ अलग अलग हो सकता है. यही बात यहाँ फिगर ए में आप देख सकते हैं दिखाया गया है. पहले फिगर ए को देखेंगे, फिर हम फिगर बी को देखेंगे जिसमें विजिबल स्पेक्ट्रम की बात की गई है. तो यदि हम देखें तो ये फिगर ए जो है, इसमें ग्रे कलर की ये पूरी स्ट्राइप जो है, पूरा आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्राइप है इसमें ऊपर जो मार्किंग की गई है आप देख सकते हैं 10 का पावर 2 है, 0 है, 10 का पावर 2 है, 10 का पावर 4 है. ये अगर आप राइट टू लेफ़्ट जाते हैं तो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी दी गई है, यानी कि राइट टू लेफ़्ट आप चलेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है 10 पावर 0 से लेके 10 पावर 24 तक. और स्ट्राइप के अंदर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं लॉन्ग रेडियो वेव्स. अब आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में. आप देखते हैं 10 पावर 0, 10 पावर 2, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ तक है. ये लिमिट है रेडियो लॉन्ग रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी के लिए. आप जब लॉन्ग रेडियो वेव्स से भी बड़ी फ्रीक्वेंसी की वेव्स को देखते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे तो एएम वेव्स हैं. यहाँ ये देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स, एएम वेव्स को हम कहते हैं. ये भी रेडियो वेव्स हैं, देखिए नीचे छोटा सा लिखा हुआ है रेडियो वेव्स. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, एफएम को हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कहते हैं. और 10 पावर 8 तक आप चले जाएं हर्ट्ज की यूनिट में फ्रीक्वेंसी, तो इसके आगे बढ़ते ही माइक्रोवेव्स हमें मिलती हैं. इस कैटेगरी ऑफ वेव्स को ये कैटेगराइजेशन किया गया है. ऑल पॉसिबल frequencies of electromagnetic waves has been categorized in this figure and they have been assigned some name like long radio waves, AM waves, FM waves, these are also radio waves, then microwaves, then IR infrared waves you can see. इस तरह करते हुए फिर अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं, एक्स रेज हैं, फिर गामा रेज हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है. अब एक बात हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी. ये हम आगे एक रिलेशन पढ़ेंगे अभी, E इज़ इक्वल टू एच न्यू. इस रिलेशन से हमें पता चलता है कि न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ पे h जो है ये कांस्टेंट होता है.
तो इस ए फिगर में अगर टॉप पे हम देखें तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मेंशन की गई है और राइट टू लेफ़्ट जाने पे ये इंक्रीज़ कर रही है, और इंक्रीज़ कर रही है तो अलग अलग ग्रुप ऑफ क्लास ऑफ जो वेव्स हैं क्लासिफाइड हैं, उनका नाम दिया हुआ है। बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डॉटेड लाइन से एक्सपेंड करके इधर विजिबल स्पेक्ट्रम दिया गया है, जो कि एक छोटी सी स्ट्राइप है यहाँ पे। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज़ को देखें तो वहाँ पे एक छोटा सा स्ट्राइप दिख रहा है कलर्ड फॉर्म में। इसी को यहाँ एक्सपैंडेड फॉर्म में फिगर बी में दिया गया है, और ये विजिबल स्पेक्ट्रम इसका नाम है। विजिबल स्पेक्ट्रम हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये वाला पार्ट हम लोगों को विजिबल होता है, ह्यूमन बीइंग्स को विजिबल होता है। और आप देख सकते हैं इसमें रेड कलर से, अगर आप देखें तो एक्सट्रीम राइट में रेड कलर है और एक्सट्रीम लेफ़्ट में वायलेट कलर है, जिसको आप विबग्योर के नाम से जानते हैं। और अगर आप राइट टू लेफ़्ट चलते हैं तो अगेन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, यानी कि राइट साइड में रेड कलर की फ्रीक्वेंसी लो होगी और वायलेट की लेफ़्ट साइड में फ्रीक्वेंसी हाई होगी। तो ये बात बहुत क्लियर है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर इज़ लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट कलर। तो इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ समझने लायक है। आप देखें कि ये नीचे इस स्ट्राइप में यहाँ पे लेमडा मीटर्स में दिया हुआ है वेवलेंथ, और अगर हम देखें तो राइट टू लेफ़्ट चलते हैं तो 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 6 हो रहा है, 10 टू द पावर 4 हो रहा है, 10 टू द पावर 2 हो रहा है। यानी राइट से लेफ़्ट चलते हैं तो वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, और डिक्रीज़ करते हुए 10 टू द पावर -16 तक आ रही है एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड में। तो ये हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बात भी इस फिगर में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम जब राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है मगर वेवलेंथ घट रहा है। वेवलेंथ लेफ़्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगा, ये इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ शो करता है। यही इतनी बातें इस फिगर से हम समझ सकते हैं। और बी फिगर जो है, बी पार्ट जो है इस फिगर का, वो विजिबल स्पेक्ट्रम है। जैसा मैंने बताया ये हमें विजिबल हैं, इसमें कलर्स आप सारे देख सकते हैं, और कैसे इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वेरी करेगी ये भी मैंने अभी बताया आपको विजिबल रीजन का। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म में 750 मीटर्स ये वेवलेंथ है। वेवलेंथ यहाँ नीचे लिखा है नैनोमीटर, सॉरी नैनोमीटर्स में दिया है। 750 नैनोमीटर रेड की का वेवलेंथ होगा और 400 नैनोमीटर वायलेट का होगा। बीच में आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स का दिया हुआ है। यहाँ इंफ्रारेड आप देख सकते हैं ऊपर, इंफ्रा मीन्स रेड से जो इन्फीरियर हो वो इंफ्रारेड है। इन्फीरियर इन द सेंस की फ्रीक्वेंसी कम हो। आप देख सकते हैं पहले इंफ्रारेड है, फिर उसके लेफ़्ट साइड में रेड आ रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड की इन्फीरियर होगी रेड से। अल्ट्रा वायलेट आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये वायलेट से भी आगे है, लेफ़्ट साइड में है फ्रीक्वेंसी को अगर हम देखें तो, यानी अल्ट्रा मीन्स सुपीरियर होता है, यानी वायलेट से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी अल्ट्रा वायलेट की। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशंस इस फिगर से हम ले सकते हैं। अब इन इन्फॉर्मेशंस के बाद यदि हम टेक्स्ट पार्ट को देखें जो NCERT में लिखा है, और इसको हम फटाफट एक बार रीडिंग लगा लें तो हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि ये सारे जितने भी डिस्कशंस मैंने पिछले वीडियोस में किया है उसमें भी मैंने बताया था कि अगर NCERT को ठीक से समझना है तो पहले कुछ डिस्कशन रफ पेज पे हो जाए और उसके बाद हम इसे पढ़ेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सो नाउ लेट्स गो थ्रू द टेक्स्ट फ्रॉम दिस थर्ड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट तक हम ऑलरेडी रीडिंग कर चुके थे। So now listen carefully. It is now well established that there are many types of electromagnetic radiations. मैंने अभी भी बताया many types में जो classifications था, infrared, ultraviolet, radio waves, X-rays, ये classification की बात यहाँ कह रहे हैं, which differ from one another in wavelength or frequency.
These constitute what is called electromagnetic spectrum, figure 2.7. Different regions of the spectrum are identified by different names. Some examples are radio frequency region around 10 to the power 6 Hz used for broadcasting. Then microwave region around 10 to the power 10 Hz used for radar. Infrared region around 10 to the power 13 Hz used for heating. Ultraviolet region around 10 to the power 16 Hz, a component of sun's radiation. The small portion of around 10 to the power 15 Hz is what is ordinarily called visible light. It is only this part which our eyes can see or detect. Special instruments are required to detect non-visible radiations. अब देखिए यहाँ तक जो भी बातें कही गई हैं आई थिंक बहुत क्लियर होगा अब आपको, यही डिस्कशन में दिया गया है वहाँ. Now next, fourth point. Different kinds of units are used to represent electromagnetic radiations. कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स का हम यूज़ करते हैं. These radiations are characterized by the properties namely frequency nu and wavelength lambda. ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि वेव के कैरेक्टर्स क्या होते हैं. पिछले वीडियो में मैंने आपको यही सारी चीज़ें डिस्कस की हैं. The SI unit for frequency nu is Hertz. 1 Hertz is 1 per second after Henrik Hertz. यानी कि हेनरिक हर्ट्ज के ऑनर में उनको सम्मान देने के लिए हर्ट्ज यूनिट रखी गई फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि हेनरिक हर्ट्ज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लेबोरेटरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया था और डिटेक्ट किया था, मगर उनके इस एक्सपेरिमेंट को उनके जीते जी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, मगर उनकी मृत्यु के बाद उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया उनके इस काम के लिए, उनके इस लेबोरेटरी वर्क के लिए. It is defined as the number of waves that pass a given point in 1 second. अगेन मैं कहूँगा कि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको बताई है और अब मैं सिर्फ इन टेक्स्ट को पढ़ूँगा और आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट होना चाहिए. अगर डाउट होता है तो यू प्लीज़ रेफ़र टू द प्रीवियस वीडियोज़ related to Bohr's model. Wavelength should have the units of length, and as you know that the SI unit of length is meter. Since electromagnetic radiation consists of different kinds of waves of much smaller wavelengths, smaller units are used. Figure 2.7 shows various types of electromagnetic radiations which differ from one another in wavelengths and frequencies. In vacuum, all types of electromagnetic radiations, regardless of wavelength, travel at the same speed, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. That is, exact value is 2.997925 into 10 to the power 8 meter per second to be precise. This is called speed of light and is given the symbol c. The frequency nu, wavelength lambda and velocity of light c are related by the equation c is equal to nu lambda. ये वाला जो रिलेशन है ये भी मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, आप वहाँ से इसको डिटेल में देख सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. The other commonly used quantities, especially in spectroscopy, is the wave number, nu bar. न्यू के ऊपर एक बार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं एक नई फिजिकल क्वांटिटी वेव नंबर है, एंड इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव लेंथ्स पर यूनिट लेंथ. वेव नंबर की डेफिनेशन क्या है? ये भी एक वेव कैरेक्टर है, जैसा कि मैंने सभी वेव कैरेक्टर्स के बारे में बताया. वेव लेंथ मैंने बताया, तो वेव नंबर इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ 1 upon lambda. So this its units are reciprocal of wavelength unit, that is per meter. However, commonly used unit is per centimeter, not SI unit of course, because centimeter is not SI unit for length.
So per centimeter is not SI unit for wave number. The SI unit for wave number is per meter. Now next is this solved example, problem 2.3, and I will discuss these examples in the next video. First we should go through the theoretical parts, and I will prepare a video especially related to these examples, and I will discuss all the examples and their solutions. Now let's move to the next subsection of this section, 2.3.2, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप देखिए पिछले सेक्शन में हम लोगों ने वेव नेचर देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, अब इस सेक्शन में हम पार्टिकल नेचर पे फोकस करेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और इसको डिस्कस करने वाले मैक्स प्लैंक थे, इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, इसलिए यहाँ इसे हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं। सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फेनोमेनन such as diffraction and interference can be explained by the wave nature of the electromagnetic radiation. However, following are some of the observations which could not be explained with the help of even the electromagnetic theory of 19th century physics known as classical physics. अब देखिए यहाँ तक यही कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल फेनोमेनास थे जैसे कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। ये दोनों ही टॉपिक्स आपको फिज़िक्स में एनसीईआरटी की सेकंड बुक में पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स के हेडिंग में। तो यही कह रहे हैं कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसे कुछ फेनोमेनास जिसको वेव नेचर पे ही एक्सप्लेन किया जा सकता था। वेव नेचर किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। कह रहे हैं हाउएवर, जबकि यद्यपि कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस भी सामने आए जिनको 19th सेंचुरी की जो फिज़िक्स थी, यानी जो वेव नेचर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो यहीं से डुअलिटी क्लियर होती है कि अब हम पार्टिकल नेचर को भी समझें, वेव नेचर से सारे फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे हैं। तो अब आगे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स में यही बात बताई गई कि कौन से ऐसे ऑब्जर्वेशंस थे जो वेव थियरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। सो नंबर 1, द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नंबर 2, ejection of electrons from metal surface when radiation strikes it, photoelectric effect. Number 3, variation of heat capacity of solids as a function of temperature. And the fourth point on the next page is line spectra of atoms with special reference to hydrogen atom. These phenomena indicate that this system can take energy only in discrete amounts. All possible energies cannot be taken up or radiated. अब इस बात को हम समझेंगे क्योंकि यहाँ अब हमें रुकना होगा और इन चारों पॉइंट्स को डिस्कस करना होगा वन बाय वन। तो इस पूरे पैराग्राफ में जो अभी तक हमने रीडिंग लगाया अंडर द हेडिंग ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इसमें पहला पॉइंट ये कह रहा है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये एक फेनोमेना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको हम समझेंगे, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को रिवील करता है। इसी तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगला फेनोमेना होगा जिसको हम समझेंगे, इससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर को हम इस्टेब्लिश करते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस पर काम किया था, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैक्स प्लैंक का कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद एक तीसरा पॉइंट है यहाँ, वेरिएशन इन हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब हीट कैपेसिटी एक नया टर्म यहाँ है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी सॉलिड का हीट कैपेसिटी क्या होता है और वो टेम्परेचर का फंक्शन कैसे होता है, यानी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं एक बार रिकॉल कराना चाहूँगा हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन को। किसी भी सॉलिड का हीट कैपेसिटी क्या होता है? द
heat capacity of any substance at a given temperature is the amount of heat required to raise the temperature of that substance by 1 degree C. तो किसी भी वस्तु का हीट कैपेसिटी क्या होता है कि एक गिवन टेम्परेचर पे, पहले तो ये डिफाइन होता है कि एक गिवन टेम्परेचर पे कितना और हीट दिया जाए कि उस वस्तु का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाए। यही उस सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी होता है एट दैट गिवन टेम्परेचर। तो ये डिस्कस करेंगे। और फिर चौथा पॉइंट, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे हम लोग, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन? बिफोर गोइंग थ्रू दिस आई मस्ट टेल यू फ्यू थिंग्स, एंड दैट इज, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मानिए मैं यहाँ पे एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया और इसके अगल बगल जो कुछ भी है वो सराउंडिंग हो जाएगा, इसको हम सराउंडिंग कहेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी टेम्परेचर पे क्यों ना हो, रूम टेम्परेचर पे हो या किसी भी टेम्परेचर पे हो, वो लगातार कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। और मगर टॉपिक आप देख सकते हैं ब्लैक बॉडी के लिए है, तो ब्लैक बॉडी एक स्पेशल केस होता है, आइडियल केस होता है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है मगर आइडियली उसको डिफाइन किया गया है, उसको बताया गया है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं भी है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं भी है, तो वो किसी भी गिवन टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वो एमिट करता है। अगर हम उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को चेंज कर दें, जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट कर रहा है, अगर उसका टेम्परेचर T1 था और उसे हम चेंज करके T2 कर देते हैं, बढ़ा देते हैं लेट से, तो टेम्परेचर बढ़ाने से उस ऑब्जेक्ट से रेडिएट होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं उसकी इंटेंसिटी पे फ़र्क पड़ता है। यानी कि अगर T1 टेम्परेचर पे वो ऑब्जेक्ट जो रेडिएशंस एमिट कर रहा था, रेडिएशन से यहाँ समझिएगा कि वो इंफ्रारेड रेडिएशंस भी एमिट कर रहा होगा, वो रेडियो वेव्स भी एमिट कर रहा होगा, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वेव्स जो मैंने बताया है, यानी कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव्स रेडिएट कर रहा हो, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी की वेव्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव्स को ये एमिट कर रहा है उसकी कुछ इंटेंसिटी होगी। यहाँ पे इंटेंसिटी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। अगेन इंटेंसिटी को मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में बताया है। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड एज इंटेंसिटी। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसके यूनिट एरिया से, ऑब्जेक्ट का कुछ तो सरफेस एरिया होगा ही, तो उसका जो यूनिट सरफेस एरिया होगा उससे यूनिट टाइम में, यानी 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी निकल रही है, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेव इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जो भी एनर्जी निकल रही है उसी को हम इंटेंसिटी कहते हैं। और अगर किसी एक ऑब्जेक्ट से कई फ्रीक्वेंसीज रेडिएट हो रही हैं, लेट्स से ν1, ν2, ν3, इस तरीके से डॉट 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 कई सारी फ्रीक्वेंसीज किसी एक इंस्टेंट पे रेडिएट हो रही हैं, तो ν1 फ्रीक्वेंसी की वेव की कुछ इंटेंसिटी होगी, लेट इट बी I1। ν2 वेव की कुछ अलग इंटेंसिटी होगी, लेट इट बी I2। यानी कि ν1 फ्रीक्वेंसी की जो वेव है उसकी इंटेंसिटी I1 से क्या मतलब है कि ν1 फ्रीक्वेंसी की वेव 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी लेके एमिट हो रही है उस ऑब्जेक्ट के सरफेस से, यूनिट सरफेस से। इसी प्रकार से आप ν2 के लिए समझ सकते हैं, ν3 के लिए समझ सकते हैं इंटेंसिटी।
अब T1 टेम्परेचर पे यदि I1, I2, I3 ये इंटेंसिटीज़ हैं न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3 फ्रीक्वेंसी के लिए, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जब टेम्परेचर T2 हो गया, मान लीजिए बढ़ा दिया या घटा दिया, चेंज करने से मतलब है, तो ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये चेंज हो जाएंगी। यानी अब न्यू 1 फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स रेडिएट होंगी उसकी इंटेंसिटी I1 नहीं रह जाएगी, न्यू 2 के लिए I2 नहीं रह जाएगी, न्यू 3 के लिए I3 नहीं रह जाएगी, ये चेंज हो जाएगी। अब ये चेंज कैसा होता है, व्हाट काइंड ऑफ चेंज टेक्स प्लेस, इंटेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, और बढ़ेगी तो कैसे, घटेगी, ये एक इंटरेस्टिंग फेनोमेना था। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन की हेडिंग में हम इसी को पढ़ेंगे, और मैक्स प्लैंक ने इसी विषय पे काम किया था, और उन्होंने ये कहा कि भाई जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अब इसको डिस्कस करने के लिए हम बेहतर होगा कि एक ग्राफ आपकी बुक में दिया है, इस ग्राफ को हम देखें। लेट्स कम टू दिस ग्राफ, फिगर 2.8, वेवलेंथ इंटेंसिटी रिलेशनशिप। आप फुटनोट पहले पढ़ें, कभी भी किसी भी फिगर को समझना हो सबसे पहले उसके फुटनोट को पढ़ते हैं। तो वेवलेंथ इंटेंसिटी रिलेशनशिप में क्या बताया जा रहा है, अब आप वाई एक्सिस पे देख सकते हैं, वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया गया है, इंटेंसिटी, और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया गया है, वेवलेंथ। ठीक है, एक बात यहाँ पे रिकॉल कर लीजिए फिर से कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि यदि वेव का वेवलेंथ बढ़ता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी घटती है, या कहें कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ घटता है। और साथ ही साथ एक बात और क्लियर कर लें, चूँकि हमें इंटेंसिटी के साथ रिलेशन देना है, तो इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ एक बात ज़रूर हम ध्यान रखें, E इज़ इक्वल टू एच न्यू, ये रिलेशन मैंने पहले भी बताया था। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, बिकॉज इंटेंसिटी इज़ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। तो नाउ लुक एट द ग्राफ। ग्राफ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ओरिजिन ग्राफ का यहाँ पर है, और ओरिजिन के राइट साइड में वेवलेंथ बढ़ रही है यानी इंटेंसिटी घटेगी, और ओरिजिन से ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में चलते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ती है। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ के अंदर एक महत्वपूर्ण बात यहाँ लिखी गई है, T2 ग्रेटर देन T1। ये T1 और T2 टेम्परेचर्स हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं ब्लू कलर से एक ग्राफ बना हुआ है यहाँ, जो कि जिसके ऊपर T1 लिखा हुआ है, और रेड कलर से, ब्राउन कलर से एक ग्राफ बना है जिसके ऊपर T2 लिखा हुआ है। अब T1 टेम्परेचर T2 से कम है, हाँ यहाँ पे एक रिमार्क दिया हुआ है, T1 लेस देन T2, और यू कैन से T2 ग्रेटर देन T1। सो T1 टेम्परेचर पे ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ध्यान दीजिए कि कोई सब्सटेंस है, कोई ऑब्जेक्ट है जो T1 टेम्परेचर पे है, और वो जैसा मैंने बताया किसी भी टेम्परेचर पे हो वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करता रहता है। तो अब ये जो ग्राफ है ये यही बता रहा है कि T1 टेम्परेचर पे यदि उस ऑब्जेक्ट को मेंटेन किया जाए, उसका टेम्परेचर T1 से ना बढ़े ना घटे, तो वो जो भी लाइट एमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, रेडिएशंस को एमिट करेगा, अब उसकी इंटेंसिटी वाई कोऑर्डिनेट पे आप देखिए कैसी होगी। यानी कि अगर इस पॉइंट पे जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे ये वाला वेवलेंथ हम लें, तो अब चूँकि मैंने बताया आपको कि वो हर वेवलेंथ की लाइट एमिट करेगा, किसी भी टेम्परेचर पे हो, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट करेगा, वो ऑल पॉसिबल रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ्स को वो एमिट करेगा। तो यहाँ ये ग्राफ यही बताता है कि यदि इस वेवलेंथ की, जो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, λ1 लिख सकते हैं आप, इस वेवलेंथ की
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या होगी, वाई कोऑर्डिनेट बताएगा। अब अगर हम देखें कि 1000, यहाँ वाला ये वेवलेंथ ले लें, 1000 नैनोमीटर, नैनोमीटर यूनिट यहाँ लिखा गया है, 1000 नैनोमीटर वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट कर रहा होगा, उसकी इंटेंसिटी ये वाला वाई कोऑर्डिनेट बताएगा। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट हम चूज़ कर लें तो वो पॉइंट हमें वेवलेंथ बताता है और उसके करस्पॉन्डिंग जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंटेंसिटी बताता है, यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर इस ग्राफ को हम देखें तो यहाँ पे ये वाली जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, वाई कोऑर्डिनेट इज मैक्सिमम फॉर दिस वैल्यू ऑफ एक्स। इसको हम लैम्डा नॉट लिख लेते हैं मान लीजिए। तो लैम्डा नॉट वह फ्रीक्वेंसी, वह वेवलेंथ है, सॉरी वह वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होकर हो रही हैं उस ऑब्जेक्ट से जो T1 टेम्परेचर पे है। यही ये ग्राफ बता रहा है। तो 0 से लेके लैम्डा नॉट तक जितने भी वेवलेंथ्स हैं, पॉसिबल वेवलेंथ की लाइट एमिट हो रही है, उनकी इंटेंसिटी क्रमशः बढ़ती जा रही है और लैम्डा नॉट वह वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ की इंटेंसिटी हाईएस्ट है, मैक्सिमम है। और लैम्डा नॉट से अगर हायर वेवलेंथ वाली वेव्स को हम देखें एक्स एक्सिस पे और आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि फिर से इंटेंसिटी घटती जा रही है, यानी कि जो लैम्डा नॉट से बड़ा वेवलेंथ है, लेट्स से अगर हम 2000 नैनोमीटर की बात करें तो अब इसकी इंटेंसिटी फिर से देखिए घट गई है, वाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज़ कर रहा है। तो इस पूरे ग्राफ को हम ध्यान से देखें तो बहुत सिमेट्रिकल ग्राफ है और 0 से लेके 3000 नैनोमीटर तक हम देखें तो सिमेट्री बिल्कुल क्लियर दिख रही है हमें। बीच की वैल्यू जो लैम्डा नॉट है इस वेवलेंथ की इंटेंसिटी मैक्सिमम है और इसके लेफ़्ट और राइट साइड में जो भी वेवलेंथ्स हैं उनकी इंटेंसिटी रिलेटिवली कम है। और कैसे वेरी कर रहा है वो इस ग्राफ से आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप ज़रा T2 टेम्परेचर पे, अब इसी सब्सटेंस का, सब्सटेंस सेम है, सिर्फ उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, तो आप देख सकते हैं कि जो पीक यहाँ लैम्डा नॉट पे आपको मिल रहा था, इंटेंसिटी का पीक, अब वो शिफ्ट होके एक लोअर वेवलेंथ पे, कहीं 1000 से भी और कम वेवलेंथ पे हम देखें तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है। यानी ये दोनों ही ग्राफ्स वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी को डिपिक्ट करते हैं, शो करते हैं, मगर डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कैसे ये ग्राफ शिफ्ट हो रहा है, ग्राफ का नेचर कैसे बदल रहा है, इस पे ध्यान देना है। तो T1 यानी एक लोअर टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी का पीक था वो लैम्डा नॉट पे अगर था, तो एक हायर टेम्परेचर पे इंटेंसिटी का पीक लैम्डा नॉट से एक छोटे वेवलेंथ के लिए, लेफ़्ट साइड में आएंगे तो एक छोटा वेवलेंथ मिलेगा लैम्डा नॉट से, तो इस छोटे वेवलेंथ पे इंटेंसिटी का पीक मिल रहा है। और इस केस में भी आप देख सकते हैं T2 टेम्परेचर पे जो ग्राफ प्लॉट किया गया है कि हर पॉसिबल वेवलेंथ के लिए कुछ ना कुछ इंटेंसिटी मिल रही है आपको, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही, मगर जो पीक मिल रहा है आपको वो शिफ्ट हो गया लेफ़्ट साइड में, मीन्स टू अ लोअर वेवलेंथ। जब लोअर वेवलेंथ पे शिफ्ट हुआ तो फ्रीक्वेंसी में हम हायर कह सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मैंने पहले ही बताया। यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वेवलेंथ घट गया यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। हायर फ्रीक्वेंसी की वेव के लिए T2 टेम्परेचर पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रहा है। अगर आप टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे तो ये और लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा और ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये यूँ होगा। और देखिए आप देख सकते हैं और लेफ़्ट साइड में ये शिफ्ट हो गया है ग्राफ। तो इसको हम विंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी कहते हैं और ये पूरी स्टडी मैक्स प्लैंक ने की थी। अब इस पूरे ग्राफ को समझने के बाद टेक्स्ट पार्ट की यदि हम रीडिंग लगाते हैं तो हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड वी विल कम टू नो हाउ दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट explains the particle nature of electromagnetic radiations।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी इसकी रीडिंग लगाएंगे और रीडिंग लगा के इस पूरे ग्राफ से जो भी हमने समझा है उस कॉन्सेप्ट को एम्प्लॉय करके पूरे टेक्स्ट को समझेंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।